Hello everyone. Hi, this is Ankit Rajput and once again welcome you all to my YouTube channel. We are studying human reproduction और आज हमें पढ़ना है मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था व्हाट इज स्पर्मेटोजेनेसिस, दैट मींस फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। वहां मैंने आपको बताया कैसे एक मेल जर्म से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है बाय 4 पॉइंट्स PGMT। P से प्लोरिफरेशन जिसमें माइटोसिस होती थी, G से ग्रोथ जिसमें माइटोटिक डिफरेंशिएशन होता था, फिर M से होता था मैचुरेशन जिसमें आपकी मियोसिस फर्स्ट और मियोसिस सेकंड होती थी, फिर लास्ट मैंने आपको बताया था T फॉर ट्रांसफॉर्मेशन जिसमें स्पर्मेटेड ट्रांसफॉर्म टू फॉर्म स्पर्म या फिर स्पर्मेटोजोआ। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था व्हाट इज स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन क्या था? रिलीज ऑफ स्पर्म फ्रॉम सेमनीफेरस ट्यूब्यूल इनटू इट्स ल्यूमेन इज नोन एज स्पर्मिएशन। तो वहां पे मैंने आपको स्पर्म पढ़ा दिया था। अब हमें देखना है कि स्पर्म की मॉर्फोलॉजी यानी देखने में स्पर्म अगर हम उसको माइक्रोस्कोप से देखें तो कैसे दिखता है। तो आइए मॉर्फोलॉजी ऑफ स्पर्म को अगर हम देखते हैं तो उसमें 4 पॉइंट होते हैं, हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। तो बताओ कितने पार्ट में मैंने इसको डिवाइड किया? 4। एक पहला हो गया हेड, दूसरा हो गया आपका नेक, तीसरा हो गया मिडिल पीस और एक चौथा हो गया टेल। यानी अगर हम स्पर्म को माइक्रोस्कोप से देखें तो उसमें हमें 4 पार्ट्स मिलेंगे। कौन कौन से? हेड, नेक, मिडिल पीस एंड लास्ट वन इज टेल। तो देखो स्पर्म में जो आपको दिख रहा है, अगर इसको आप इससे एनालॉगस देखें कि आपने पढ़ा होगा सेल में कि एक हमारे पास क्या होती है? बेसिक सेल, जिसको हम क्या बोलते हैं? सेल यूनिट ऑफ लाइफ। याद करो, आपने 9th और 10th में डेफिनेशन रेडी होगी कि सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। तो उसी सेल से आप कंपेयर कर सकते हो कि बीच में इसमें क्या प्रेजेंट होगा? न्यूक्लियस। न्यूक्लियस से लगे होते हैं आपके क्या? गोल्गी बॉडीज लगे होते हैं। तो ये हो गई आपकी गोल्गी बॉडीज। और आपने कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर पढ़ा होगा जिसको हम क्या बोलते थे? माइटोकॉन्ड्रिया। याद करो, माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल। तो बाहर जो इसकी मेम्ब्रेन होती थी इसको हम क्या बोलते थे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्या बोलते थे? ये हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाद ये क्या हो गया? N फॉर आप समझो क्या? न्यूक्लियस। ये आपकी क्या हो गई? GB फॉर गोल्गी बॉडी। और ये हो गया M फॉर माइटोकॉन्ड्रिया। यानी ये सारे कुछ सेल ऑर्गेनेल्स आपको बड़े बड़े देखने को मिलते थे। क्लियर? तो इस सेल से कैसे एक स्पर्म सेल बनी उसको हम देखते हैं कि क्योंकि ये क्या होती है? डिफरेंशिएट हो जाती है। लास्ट पॉइंट में T फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, वहां पे स्पर्मेटेड ट्रांसफर टू फॉर्म स्पर्म। तो कैसे एक सेल से हम स्पर्म की एनालॉजी को समझेंगे, आइए उसको देखते हैं। तो बताओ सेल के बाहर सबसे बाहर कौन सी मेम्ब्रेन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लाइकवाइज आपके स्पर्म में भी सबसे बाहर जो मेम्ब्रेन होगी वो क्या कहलाएगी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये हो गई प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर? फिर आपका सेंट्रल पार्ट क्या है? आपका न्यूक्लियस। तो ये जो पार्ट है ये क्या हो गया आपका? न्यूक्लियस वाला पार्ट। तो न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। क्लियर है? तो न्यूक्लियस से लगा हुआ क्या होती थी? गोल्गी बॉडीज। तो ये जो आपका एक्रोसोम पार्ट है, ये एक्रोसोम पार्ट, इसमें क्या होती है? गोल्गी बॉडीज होती है। क्या होती है? इट इज मेड अप ऑफ गोल्गी बॉडीज। और स्पर्म लाइसिन नाम का एक एंजाइम इसमें होता है। कौन सा? स्पर्म लाइसिन नाम का इसमें एंजाइम होता है, ENZYME। और कौन सा एंजाइम होता है? स्पर्म लाइसिन। यानी जब स्पर्म क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के दौरान ओवा से यानी सेकेंडरी oocyte से मिलता है, तो वहां पे क्या है? ये उसकी लेयर को ब्रेक करने में काम आता है। इस एंजाइम को हम क्या बोलते हैं? स्पर्म लाइसिन एंजाइम। क्लियर है? तो हेड पार्ट में देखो, मैंने आपको बताया स्पर्म को हम 4 पार्ट में अगर डिवाइड करते हैं तो हेड, नेक, मिडिल पीस एंड लास्ट वन इज टेल। तो हेड पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है आपका? देखो एक्रोसोम प्रेजेंट होता है और क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो ऐसे याद रखो, हेड में 2 पार्ट, एक्रोसोम और एक न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या होता है? क्रोमोसोमल मटेरियल। और एक्रोसोम में क्या होती है? गोल्गी बॉडीज। उसी में प्रेजेंट होते हैं एंजाइम। उस एंजाइम का भी नाम क्या है? स्पर्म लाइसिन एंजाइम। यानी ये स्पर्म जब सेकेंडरी oocyte से फ्यूज होता है यानी फर्टिलाइजेशन के दौरान, ये उसकी लेयर को क्या करता है? ब्रेक करने के काम आता है। क्लियर है? तो हेड पार्ट में 2 चीजें, न्यूक्लियस एंड
एक्रोसोम, पूरे बाहर की जो बाहर ये जो मेम्ब्रेन है इसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर देखते हैं हम नेक पार्ट में क्या प्रेजेंट होता है। तो ये हो गया इसका नेक वाला पार्ट। तो आपके नेक पार्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल प्रेजेंट होते हैं। तो एक सेंट्रियोल इधर होता है और एक सेंट्रियोल इधर होता है। जो हेड की तरफ है इसको हम क्या बोलेंगे, पी फॉर पास, और पी से प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, प्रोक्सिमल सेंट्रियोल। क्लियर है। और जो दूर, हेड से दूर की तरफ वाला सेंट्रियोल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, डी से डिस्टल और डी से दूर। तो आपको ये क्या हो गया, डिस्टल सेंट्रियोल। तो बताओ नेक पार्ट में क्या प्रेजेंट होंगे, आपके दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होंगे। जो हेड की तरफ है उसको बोलेंगे प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, और जो हेड से दूर होगा उसको बोलेंगे हम डिस्टल सेंट्रियोल। फिर इसके बाद आता है आपका तीसरा पार्ट, दैट इज मिडिल पीस। तो मिडिल पीस आपका ये हो गया, ये जो इतना स्ट्रक्चर है ये क्या है, मिडिल पीस। तो मिडिल पीस में क्या प्रेजेंट होते हैं, देखो भाई ये हो गया नेक, ये हो गया हेड, ये मिडिल पीस में क्या प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को आप बचपन से जानते हो, 6th 7th 8th 9th 10th की बायोलॉजी में आपने वहां जरूर रटा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द सेल, याद है। तो माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। तो स्पर्म भी एक क्या है, हमारी सेल है। तो पावर हाउस ऑफ सेल यानी इसको एनर्जी कौन प्रोवाइड करेगा, हमारे ये माइटोकॉन्ड्रिया। और यहाँ पे एक माइटोकॉन्ड्रिया नहीं, देखो ये हो गए बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया। ये देखो मैं कलर भी चेंज कर लेता हूं, ये ग्रीन, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, एक माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर ये तो ये देखो ये एक डेफिनेट पैटर्न में अरेंज है कि नहीं, ये डेफिनेट पैटर्न में एक अरेंज है। तो इस अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कि जो मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट है हम उसको क्या बोलते हैं, उस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं नीवन कर्न, NEBENKERN, नीवन कर्न अरेंजमेंट इसको बोलते हैं। क्लियर है। तो आप इसको याद कर लोगे, आप एनसीईआरटी में नहीं दिए गया बट इंपॉर्टेंट है। अगर आपसे कोई पूछता है कि माइटोकॉन्ड्रिया का अरेंजमेंट इन मिडिल पीस कैसा होता है, तो इस अरेंजमेंट को हम बोलते हैं नीवन कर्न अरेंजमेंट। तो बताओ मिडिल पीस में क्या प्रेजेंट होते हैं, आपके बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया जो क्या करते हैं, एनर्जी सोर्स फॉर स्विमिंग। अब आपको याद होगा कि ये देखो ये हो गया मान लो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक। तो ये हो गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक, ये हो गया सर्विक्स एंड वेजाइना। यहाँ पे स्पर्म को छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ से आपकी, मैंने आपको बताया था कि ये हो गई आपकी फिम्बरी, फिर इन्फंडिबुलम, फिर एम्पुला, फिर इस्थिमस। तो यहाँ से आपका क्या आता है, ओवा। यहाँ से क्या जाएगा, स्पर्म। तो स्पर्म को बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए ताकि यहाँ जाके क्या कर सके, फर्टिलाइज हो सके, यानी फ्यूज हो सके, किससे, सेकेंडरी oocyte दैट इज ओवम से। तो इसको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और वो एनर्जी कौन प्रोवाइड कराता है, इसके मिडिल पीस में प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया। तो हेड में क्या होता है ये आपको क्लियर हो गया होगा। फिर नेक पार्ट में क्या प्रेजेंट होते हैं, सेंट्रियोल दैट इज हेड की तरफ प्रोक्सिमल सेंट्रियोल, और हेड से दूर डिस्टल सेंट्रियोल। फिर आपका आता है मिडिल पीस, मिडिल पीस में क्या प्रेजेंट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया। क्लियर है। फिर लास्ट वन इज हमारा टेल, और टेल ये होती है आपकी ये। तो लास्ट पार्ट हमारा क्या हो गया, टेल। इसको हम क्या बोलते हैं, ये जो फिलामेंट है ये इसको बोलते हैं हम एक्सियल फिलामेंट। क्या बोलते हैं, एक्सियल फिलामेंट। क्लियर है। तो हेड, नेक, मिडिल पीस एंड टेल, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो बताओ हेड पार्ट में क्या चीज होगी, न्यूक्लियस होगा, जिसमें क्या होगा आपका क्रोमोसोमल मटेरियल। एक्रोसोम में क्या प्रेजेंट होंगे, एंजाइम। उस एंजाइम को क्या बोलेंगे हम, स्पर्म लाइसिन एंजाइम। फिर आप आएगा नेक, नेक में दो सेंट्रियोल प्रेजेंट होंगे। हेड की तरफ वाले को बोलेंगे प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, उसके दूर वाले को बोलेंगे हम डिस्टल सेंट्रियोल। फिर आपका आएगा मिडिल पीस, मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, और किस वे में अरेंज होते हैं, नीवन कर्न अरेंजमेंट। फिर लास्ट वन इज टेल, टेल में क्या प्रेजेंट होता है, एक्सियल फिलामेंट। और टेल आपका क्या करता है, मूवमेंट में, यानी स्विम कराने में, मूवमेंट में हेल्प करता है। एनर्जी कौन प्रोवाइड करवाता है, मिडिल पीस में प्रेजेंट माइटोकॉन्ड्रिया। तो आई होप कि स्पर्म से लेके जो भी बातें थी वो आपको क्लियर हो गई होंगी।
फिर एक क्वेश्चन यहाँ पे रह जाता है कि व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अगर आपसे कोई पूछता है कि स्पर्म बनने में कितने दिन लगते हैं, क्या कितना टाइम पीरियड होता है एक स्पर्म को फॉर्मेशन में, तो ये याद रखना 74 डेज। कितने? 74 डेज। एक स्पर्म को फॉर्मेशन में, यानी फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म में कितना समय लगता है? 74 डेज। क्लियर है? हाँ, ठीक है, इधर लिख देता हूं 74 डेज। यानी व्हाट इज द टाइम पीरियड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म? इट इज 74 डेज। फिर अब आप आता है सीमेन। सीमेन को मैंने आपको बताया था कि इसमें ग्लैंडुलर सीक्रेशन भी होता है और स्पर्म भी होता है। याद करो, सेमाइनल प्लाज्मा प्लस स्पर्म 10% क्या था? स्पर्म। सेमाइनल प्लाज्मा यानी सेमाइनल फ्लूइड कितना था? 90%। वो मैं आपको बता चुका हूं, आप प्रीवियस लेक्चर में जाके देख सकते हैं। फिलहाल सीमेन में क्या होगा? आपके स्पर्म भी होगा प्लस सेमाइनल, यानी तीनों ग्लैंड के, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बोइथ्रल ग्लैंड और प्रोस्टेट ग्लैंड और सेमाइनल वेसाइकल ग्लैंड का क्या होगा? इसमें सिक्रीशन होगा। याद है? ठीक है, तो सीमेन में क्या होगा? ग्लैंडुलर सीक्रेशन प्लस स्पर्म का सीक्रेशन होगा। तो कितना सीमेन निकलता है इन मेल में? 2 से 4 ml या फिर बोलो 2 से 5 ml इन 1 इजैकुलेशन, यानी पर इजैकुलेशन। एक बार के इजैकुलेशन में कितना सीमेन निकलता है? 2 से 4 ml या फिर 2 से 5 ml। अगर हम इसका एवरेज लेके चलें तो कितना में होगा? 2 ml पर इजैकुलेशन आपका क्या निकलता है? सीमेन। उस सीमेन में कितने? 200 से 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। फिलहाल फिर से सुनो, सीमेन कितना निकलता है? 2 से 4 ml या 2 से 5 ml एक बार के इजैकुलेशन में। यानी मेल और फीमेल जब मेटिंग करते हैं तो ड्यूरिंग इजैकुलेशन कितना सीमेन निकलता है? 2 से 4 या 2 से 5 ml इन 1 इजैकुलेशन। क्लियर है? फिर एवरेज अगर मैं इसका लेके चलूं तो कितना? 2 ml। तो उस 2 ml में कितने स्पर्म प्रेजेंट होते हैं? 200 से 300 मिलियन स्पर्म प्रेजेंट होते हैं। वो किसमें? 2 ml में। अगर मैं 1 ml की बात करूं तो इसको अगर मैं डिवाइड कर देता हूं तो 100 से 150 मिलियन स्पर्म पर ml। अगर हम 1 ml में देखें तो कितने मिलियन स्पर्म होंगे? 100 से 150 मिलियन स्पर्म पर ml। क्लियर है? अब ये कुछ क्राइटेरिया दिया गया है फॉर फर्टिलिटी। आपने देखा होगा जब आईवीएफ सेंटर में इनफर्टाइल कपल जाते हैं कि भाई दे आर नॉट एबल टू कंसीव देयर चाइल्ड, उन्हें बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो फिर डॉक्टर क्या करते हैं? उन्हें सजेस्ट कराते हैं कि आप अपना स्पर्म टेस्ट भी कराओ, और फीमेल को सजेस्ट कराते हैं कि सारे के सारे फैलोपियन ट्यूब वगैरह कहीं ब्लॉकेज तो नहीं है, वो ओवरी में कहीं सही से ओवा निकल रहा है। वो फीमेल के टेस्ट अलग होते हैं। मेल में जो टेस्ट होते हैं दैट इज क्राइटेरिया फॉर फर्टिलिटी। ये मेल में स्पर्म टेस्ट, उनका सीमेन लिया जाता है और सीमेन में हम क्या देखते हैं वही ये यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्राइटेरिया फॉर फर्टिलिटी इसको हम किस में देखते हैं? इनफर्टाइल ह्यूमन कपल में देखते हैं। तो क्या होना चाहिए क्राइटेरिया में? कि नंबर ऑफ स्पर्म जो होने चाहिए, अगर हम सीमेन के पर ml में काउंट देखते हैं तो नंबर ऑफ स्पर्म कितने होने चाहिए? मोर देन 20 मिलियन पर ml। नॉर्मली कितना होता है? 100 से 150 मिलियन स्पर्म पर ml। लेकिन फर्टिलिटी के लिए मिनिमम कंडीशन है कि कितने? मोर देन 20 मिलियन पर ml स्पर्म होने ही होने चाहिए। क्लियर? फिर हम बात करें शेप एंड मॉर्फोलॉजी, जो मैंने आपको यहाँ पे बताई कि इस टाइप के शेप ऑफ स्पर्म क्या होना चाहिए? शेप और मॉर्फोलॉजी में मोर देन 60% मस्ट बी नॉर्मल, की एटलीस्ट मोर देन 60% स्पर्म की मॉर्फोलॉजी हमारी इस प्रकार की होनी चाहिए। हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल, और जो यहाँ पे मैंने बताया वो सारी चीजें होनी चाहिए। किसमें? मोर देन 60% मस्ट हैव नॉर्मल शेप या फिर बोलो मॉर्फोलॉजी। क्लियर? फिर आता है हमारा तीसरा पॉइंट, मोटिलिटी, मतलब वो कितना मूव कर जाता है, कितना मूव कर सकता है। तो मोटिलिटी ऑफ स्पर्म में मोर देन 40% मस्ट है बिग्रस, यानी भयानक मोटिलिटी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर 100 स्पर्म को मैं लेके चलूं तो मोर देन 40%, यानी मोर देन 40 स्पर्म की क्या होनी चाहिए? भयानक मोटिलिटी होनी चाहिए।
तो मैंने आपको ये डाटा सारी चीजें बताई कि नॉर्मली 100 से 150 मिलियन स्पर्म पर ml होता है, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया फॉर फर्टिलिटी नंबर ऑफ स्पर्म मोर देन 20 मिलियन पर ml होना चाहिए। शेप और मॉर्फोलॉजी मोर देन 60% मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। फिर मोटिलिटी की बात करें मोटिलिटी की बात करें तो मोर देन 40% मस्ट हैव विग्रस मोटिलिटी। तो आई होप कि जो स्पर्म से लेके जो भी बातें थी कि इसका स्ट्रक्चर और ये जो मैंने आपको बताया क्राइटेरिया फॉर फर्टिलिटी, ये आपके एनसीईआरटी में दिया गया है, तो आप इसको भी पढ़ लोगे। अब नेक्स्ट लेक्चर हम बढ़ेंगे व्हाट इज oogenesis, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ ओवा इन फीमेल। आई होप कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया, कहीं कुछ डाउट है तो आप मुझ पे व्हाट्सएप पे कनेक्ट होके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।